हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कल्ट एकेडमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है 28 मई को, एंड उसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि हम एग्जाम में इस चैप्टर में फुल मार्क्स ला सकें। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखी तो आपको इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह जाए। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट रन, कि व्हाट इज शॉर्ट रन, शॉर्ट रन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कीन्स, शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम है, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम शॉर्ट रन कहेंगे जब टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट ना प्ले कर पाए, कोई भी रोल प्ले ना कर पाए, उस टाइम को हम लोग कहेंगे शॉर्ट रन। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? तो इक्विलिब्रियम आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट वो लेवल होता है आउटपुट का जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाए या फिर हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। जिस भी लेवल ऑफ आउटपुट पे ये चीज़ होती है, ये क्राइटेरिया आ जाता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम लोग इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम लोग दो वर्ड्स और नाम से जानते हैं। एक होता है इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम इनकम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के टू अप्रोचेस हैं, दो अप्रोचेस हैं। पहला, व्हेन एएस बिकम्स इक्वल टू एडी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड सेकंड इज एस बिकम्स इक्वल टू आई, मतलब सेविंग्स हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब इसके बाद आता है हमारा एक्स आंटे सेविंग या डिजायर्ड सेविंग जिसे हम कहते हैं। तो एक्स आंटे सेविंग क्या है भाई? तो इट इज दैट अमाउंट ऑफ सेविंग विच ऑल द पीपल इंटेंड टू सेव इन एन इकोनॉमी। वो अमाउंट जो कि हर पर्सन, सभी पर्सन मिला के टोटल जितना सेविंग्स करना चाहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्स आंटे सेविंग या फिर डिजायर्ड सेविंग। देन आता है हमारा एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट या फिर इसको हम लोग कहते हैं डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इट इज़ द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड बाई ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी। ये वो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का जो कि इकोनॉमी के सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आज की डेट में अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 5,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट कहूँगा। इसके बाद हमारा आता है एक्स पोस्ट सेविंग या फिर इफेक्टिव सेविंग। तो इट इज़ दैट अमाउंट विच पीपल एक्चुअली सेव इन द इकोनॉमी। ये सेविंग्स वो सेविंग्स होती हैं जो एक्चुअली लोगों ने कर ली हैं इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं पर मंथ 1,000 रुपीज़ सेव करूँ, लेकिन अगर मैं सेव कर पा रहा हूँ एक्चुअली में सिर्फ 800 रुपीज़, तो मेरी 800 रुपीज़ जो मैंने एक्चुअली में सेव की वो हो जाएगी एक्स पोस्ट सेविंग। एंड जो मैंने एक्चुअली में सेव नहीं की, जो मैं डिज़ायर कर रहा था, जो मैं चाह रहा था, वो हो जाएगी मेरी एक्स आंटे सेविंग। ओके, नाउ एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट पीपल एक्चुअली मेक इन एन इकोनॉमी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में लोग एक्चुअली में कर देते हैं, कर चुके हैं। ये होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा था कि मैं पर मंथ 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करूं, बट मैं एक्चुअली में कर पाया सिर्फ 3,000, तो मेरी 3,000 जो है वो हो गई एक्स पोस्ट या फिर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का। तो भाई, इक्विलिब्रियम आउटपुट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग करेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर ही, ग्राफ के फॉर्म में। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, टू अप्रोचेस होती हैं। एक होती है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए, पहली अप्रोच है जब एग्रीगेट सप्लाई हमारी इक्वल हो जाए एग्रीगेट डिमांड के। एंड सेकंड अप्रोच इज व्हेन सेविंग बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगा, देन हम लोग ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस, अब मैं यहाँ सबसे पहले एक्स एक्सिस पर सेविंग्स दिखाऊंगा, सॉरी इनकम्स दिखाऊंगा, अपनी इनकम दिखा दूंगा। तो भाई मेरी इनकम हमेशा वाई से, जीरो से स्टार्ट होगी, वाई से डोनेट होगी, एंड इट राइजेस अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल से अपवर्ड जाएगी, ऊपर जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसके बाद भाई मुझे इनकम का दूसरा नाम मैं कह सकता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वल होती है। तो इसलिए जो इनकम का कर्व आया यही एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हो गया। अब मुझे दिखाना है एग्रीगेट डिमांड। तो भाई एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स थे, एक था सी, एक था आई। क्लोज्ड इकोनॉमी में लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर रिवीजन करते समय ये चीज़ पढ़ी थी। और हम लोग जानते हैं आई जो होता है
ये हमारा फिक्स्ड रहता है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, तो हमने ये हमारा बना दिया आई। ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये हमारा बन गया आई, जिसको कि मैंने आई से नोट कर दिया है। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द कर्व ऑफ सी। तो सी हमारा इस तरह से जाएगा ऊपर कहीं पे, ये हमारा हो गया सी, दैट इज कंजम्पशन। अब अगर मैंने सी और आई स्टूडेंट्स बनाया, अभी एडी नहीं बन पाया मेरा, क्योंकि एडी क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ सी एंड आई। तो अगर आई एंड सी को मैं टोटल करूँगा, तो कहीं ना कहीं अगर मान लूँ मैं, ये आई जो है ये 10 है एंड सी जो है ये 20 है, तो मेरा जो एडी हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 30 का। ओके, तो अगर यहाँ पे 30 आता है तो मेरा एडी इस तरह से जाएगा 30 से निकल के, और ये इन्वेस्टमेंट को क्रॉस करता हुआ, कट करता हुआ आगे निकल जाएगा। ये मेरा कर्व बन जाएगा ए डी का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको देखना क्या है, हम लोग एक बार फिर से इस ग्राफ को पहले समझ लेते हैं किस तरह से बना है। सबसे पहले हमने दिखाया इन्वेस्टमेंट, जो कि हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हमने इनकम बनाई, इनकम हमारी 45 डिग्री से अपवर्ड राइज करेगी, और इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। फिर हमने कंजम्पशन का कर्व बनाया, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहेगा और इनकम को कट करता हुआ आगे जाएगा, अपवर्ड राइज होगा। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का टोटल जो भी आएगा वो मेरी होगी ए डी सी प्लस आई। तो वो मैंने ए डी का कर्व ये बना दिया। अब यहाँ पे आप दो पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट ओ, जहाँ पे मेरी कंजम्पशन इनकम के बराबर है। इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, तो ये पॉइंट मेरा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। देन एक ये पॉइंट है जहाँ पे मेरी ए डी ए एस यानी वाई के इक्वल हो गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये पॉइंट तो मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट का होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए जिस पॉइंट पे भी ए डी ई ए एस के इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो ये पॉइंट मेरा, अगर मैं इसको दे दूँ नाम क्यू, तो ये पॉइंट मेरा हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट का। तो ये तो इक्विलिब्रियम आउटपुट मैंने ड्रॉ किया ए एस एंड ए डी के अप्रोच से। अब मुझे बनाना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी होगी पहले, कि इस पॉइंट पे जब मेरी कंजम्पशन और इनकम इक्वल थी, तो सेविंग्स कितनी रही होंगी, ज़ीरो रही होंगी। अगर मेरी कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल हो जाती है, तो मेरी सेविंग्स अगर मेरी कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल हो गई, तो जो मेरी सेविंग्स होंगी ये ऑटोमेटिकली सेविंग ज़ीरो हो जाएगी। ओके, एंड इस पॉइंट पे जहाँ पे ए एस और ए डी इक्वल है, यहाँ पे मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। चलिए, अब इसी के हेल्प के थ्रू, इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। तो ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की, ये मैंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोग बनाएंगे इनकम। सबसे पहले मुझे इनकम बनानी होगी। ओके, ये मैंने इनकम ड्रॉ कर दी है, वाई, ये मेरी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड इनकम राइजेज अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। उसके बाद मुझे दिखानी है इन्वेस्टमेंट। तो भाई इन्वेस्टमेंट में बच्चे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहती है, तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर दी, आई से डिनोट कर दिया। ये ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब मुझे सेविंग दिखानी है, तो मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, कि मेरी सेविंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। मेरी सेविंग्स स्टार्ट कहाँ से हो रही है? अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ, तो मेरा जो मिनिमम कंजम्पशन है वो है 20, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे। मतलब जो मेरी मिनिमम सेविंग्स रही होंगी वो एक्चुअली में डिस सेविंग रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरा कंजम्पशन था 20 एंड इनकम यहाँ पे मैं देखूँ तो ज़ीरो है, यानी कि मेरी सेविंग जो है वो -20 की है। तो मेरी जो सेविंग्स स्टार्ट होगी वो -20 से होंगी, यानी कि मेरी सेविंग कहीं यहाँ पर आएगी, -20 से स्टार्ट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स क्या होगी, जिस पॉइंट पे आपका सी एंड वाई इनकम, जहाँ पे कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल हो गया था, वहाँ पे हमारी सेविंग्स थी ज़ीरो। तो इसी पॉइंट पे मेरी जो सेविंग्स होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। तो इस लाइन को मैं इसके से यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी सेविंग्स को इस पॉइंट से, इस चीज़ से इंटरसेक्ट कराना है, ज़ीरो पे इंटरसेक्ट कराना है। देन थर्ड पॉइंट इज आर ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को कट करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट पे हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए यहाँ पे दो लाइन्स ड्रॉ करी है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले हमने इन्वेस्टमेंट बनाया,
देन इनकम दिखाया। अब हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट से एक लाइन नीचे ड्रॉ की, इस ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरी सेविंग 0 हो जाएगी। देन इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट से हमने एक लाइन नीचे ड्रॉ की, इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट पे मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को तीनों को मैं मिलाते हुए, ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करा दूंगा, जो कि कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सेविंग बन के आ गई। और मैं सेविंग्स को यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, ये यहाँ पे -20 कर रहे हैं, यहाँ से हटा के हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया सेविंग्स का कर्व। इस पॉइंट पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, तो मैं इस पॉइंट को कह सकता हूँ, ये पॉइंट जो मेरा है, ये पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट का। देन इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स 0 हैं, तो ये पॉइंट है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट हमें करना है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए। अब स्टूडेंट्स, इन दिस केस व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, द सप्लाई इज मोर देन डिमांड। अगर मेरी एग्रीगेट सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इकोनॉमी में जो सप्लाई है गुड्स की, वो गुड्स की डिमांड से ज़्यादा हो रखी है। ड्यू टू विच प्रोड्यूसर्स वुड हैव अनसोल्ड स्टॉक, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स के बाद अनसोल्ड स्टॉक होगा, ऐसा स्टॉक होगा जो बिका नहीं होगा, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है जितनी सप्लाई है। इस वजह से टू क्लियर दैट स्टॉक दे वुड हैव टू कट डाउन देयर प्रोडक्शन। अब उस अनसोल्ड स्टॉक को बेचने के लिए नेक्स्ट ईयर उन्हें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो पिछला स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक है उनके पास, उसको सेल आउट कर सकें। नाउ सेकंड केस, व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। इस क्वेश्चन में हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा थी, इस क्वेश्चन में हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो गई है। तो इन दिस केस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, प्रोड्यूसर्स वुड बी फेसिंग लॉस ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। प्रोड्यूसर्स, क्योंकि डिमांड है मार्केट में बट प्रोड्यूसर उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से प्रोड्यूसर को कंटिन्यूसली लॉस फेस करना पड़ रहा होगा। टू कोप अप विद दैट लॉस प्रोड्यूसर्स वुड हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब उस लॉस से कोप अप करने के लिए प्रोड्यूसर्स को उनका प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो उस डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। नेक्स्ट थिंग इज शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम आउटपुट। भाई इक्विलिब्रियम आउटपुट में शिफ्ट कैसे होता है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट फेसेस शिफ्ट्स ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आता है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट में शिफ्ट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग आए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे कि हम मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है स्टूडेंट्स, the number of times the income multiplies itself due to change in investment in an economy is called investment multiplier। मतलब कि अगर इकोनॉमी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए गए, उसकी वजह से इनकम जो है 500 रुपीज़ की हुई है। अगर इकोनॉमी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और इनकम 500 रुपीज़ की हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो मेरा 5 टाइम्स है, क्योंकि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की उसकी 5 टाइम्स मेरी इनकम बढ़ गई। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो वो आ जाएगा मेरा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स। किस में आता है, नंबर ऑफ टाइम्स में। देन इसके दो फॉर्मूले छोटे छोटे से और भी होते हैं। फर्स्ट इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। के हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। मतलब कि इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद MPC। जो हमारा के है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो MPC से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि हाइयर द MPC हाइयर विल बी द मल्टीप्लायर। जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लायर भी होगा, और जितना कम MPC होगा मल्टीप्लायर भी उतना कम आ जाएगा। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू 1/MPS। अब ये बता फॉर्मूला कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद MPS। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे MPS से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। मतलब हाइयर द MPS लोअर द मल्टीप्लायर। MPS जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना कम होगा, और MPS जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ अ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे इज मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। नाउ तो व्हाट इज मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। ये हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में हमें समझना है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें अज्यूम कर लेंगे, टू थिंग्स वी विल हैव टू अज्यूम।
द फर्स्ट इज MPC इज इक्वल टू 0.8। पहले हमने अज्यूम कर लिया कि MPC जो है इकोनॉमी में वो 0.8 है। एंड सेकंड थिंग हमने मान लिया चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है वो हुई है 100 करोड़ से। इसके बाद अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने एक टेबल बनाई जिसमें कि पीरियड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन का कॉलम बनाया मैंने। अब लेट सपोज राउंड 1, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 100 करोड़, मतलब कि इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई। अब जब मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो किस फॉर्म में करूँगा भाई। अगर मैं 100 करोड़ आज खर्च करने जाऊँ तो मैं हो सकता है प्लांट खरीद लूँ अपनी फैक्ट्री के लिए, लैंड खरीद लूँ कुछ अमाउंट का, कुछ अमाउंट की मशीन खरीद लूँ। तो इस तरह से मैंने इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया इन तीनों के थ्रू, ठीक। और ये अमाउंट मैंने ये चीज़ें जिन जिन लोगों से परचेज़ मैंने की हैं उनको मैंने ये अमाउंट पे कर दिया होगा। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब ये है मैंने 100 करोड़ की किसी को इनकम कराई है, ठीक। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इकोनॉमी में 100 करोड़ की इनकम हो गई। नाउ अब जैसे ही इनकम होगी 100 करोड़ की, अब क्योंकि उस इकोनॉमी की MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, तो वो इकोनॉमी तुरंत उस 100 रुपीज़ में से 100 करोड़ में से 0.8 यानी कि 80% कंज्यूम कर लेगी, तो उसकी कंजम्पशन हो जाएगी 80। ये चीज़ ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से समझते हैं, राउंड 1 में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होते ही ये 100 करोड़ किसी की इनकम बन गए। जैसे ही 100 करोड़ की इनकम हुई वो इकोनॉमी इसमें से 0.8, क्योंकि उसकी आदत है 0.8% कंज्यूम कर लेने की, 0.8 यानी 80% कंज्यूम कर लेने की, तो वो 80% इसमें से कंज्यूम करेगी। मतलब उस राउंड 1 में 80 करोड़ की कंजम्पशन हुई और 100 करोड़ की इनकम हो गई। अब जब 80 करोड़ की अगर यहाँ पे कंजम्पशन हुई है तो ये फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि अगर मैं 80 करोड़ कंज्यूम कर रहा हूँ यानी कि मैं किसी ना किसी तरीके से इसको खर्च कर रहा हूँ कंजम्पशन के प्रोसेस में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं फैक्ट्री के लिए कुछ कंज्यूम कर सकता हूँ, फैक्ट्री से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पर्पस कुछ गुड्स खरीद सकता हूँ, या मैं कंफर्ट के लिए कुछ गुड्स खरीद सकता हूँ, या मैं किसी भी तरीके से इसको खर्च करूँगा। तो कुल मिला के जैसे ही मैं इसको फिर से खर्च करूँगा, ये राउंड 2 में किसी और पर्सन की इनकम बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने राउंड 1 में जो 80 मेरी कंजम्पशन थी, अगर राउंड 1 में मैंने 80 कंज्यूम किए हैं, कंज्यूम मीन्स मैंने खर्च कर लिए हैं, उससे अपनी कुछ ना कुछ डिमांड फुलफ़िल की है, कुछ ना कुछ अपनी वो नीड फुलफ़िल की है, मतलब मैंने उस 80 रुपये से कुछ सामान खरीदा होगा। और अगर मैंने उस 80 करोड़ रुपये से कुछ सामान खरीदा है यानी कि वो 80 रुपीज़ किसी और पर्सन की कंजम्पशन हो गई, किसी और पर्सन की इनकम बन गई है। ये जो मेरी 80 रुपीज़ की कंजम्पशन है किसी और की ये इनकम है। अब क्या होगा, जब उस पर्सन की इनकम होगी 80 करोड़ की, राउंड 2 में वो फिर से वो पर्सन 0.8 इसमें से कंज्यूम कर लेगा, यानी कि अब उसने खर्च कर दिया कितना, 64। अब राउंड 3 पे अगर हम आए तो ये 64 किसी और की इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसने 0.64 कंज्यूम किया है, यानी उसने भी अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए इसे कहीं ना कहीं खर्च किया होगा, स्पेंड किया होगा। ये जैसे ही स्पेंड करेगा इस 64 को, ये 64 रुपीज़ किसी थर्ड पर्सन की इनकम बन जाएगी। मतलब राउंड 3 में फिर से इकोनॉमी में इनकम बन के आ गई। फिर वो पर्सन 64 का 0.8 यूज़ कर लेगा, फिर हमारी इनकम आएगी। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड अगर हम इसके एंड में देखें तो इसके एंड में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो टोटल वही 100 ही करोड़ रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार हुई है। मेरी इनकम कितने से चेंज हो जाएगी एंड में, मैं ये कैसे पता करूँगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा के का, दैट इज़ 1/1 माइनस MPC। तो अगर इसमें मैं वैल्यू रखूँ 1/1 माइनस MPC 0.8, यानी कि आ गया 1/0.2। तो के मेरा आ गया 5 टाइम्स, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स। अब अगर के मेरा 5 टाइम्स है तो क्या मैं चेंज इन इनकम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल दूसरा फॉर्मूला था के का, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का रखूँ तो के है मेरा 5 अभी अभी निकाला, इक्वल्स टू चेंज इन इनकम आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड इट, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट change in y is equal to 5 into 100 that is 500। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मेरी इनकम कितने से चेंज हो जाएगी, 500 करोड़ से, एंड कंजम्पशन मेरा कितना आ जाएगा, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ का। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इसमें हम लोग ने क्या समझा कि अगर इस इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाए, जिस इकोनॉमी का हमने एग्जाम्पल लिया है,
तो इस इकॉनमी में अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे इनकम 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि 500 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी इस इकॉनमी की। तो स्टूडेंट्स ये होता है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर इस काम में आता है तो आपको सिर्फ इसको बेसिकली इसी तरह से बनाना है, और दो चीज़ें इसमें आपको बनाने से पहले एज्यूम कर लेनी है, और वो क्या क्या है कि एमपीसी आपको मान लेना है कोई एक सर्टेन वैल्यू का, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लेना है आपको कितना करना है, उसका सेम आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो का कंसेप्ट। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके टर्म 2 के इकोनॉमिक्स में जितने भी ग्राफ्स आने वाले हैं उन सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ। वो क्विक समरी होगी आपके सारे ग्राफ्स की, और जिससे कि आपको बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारे ग्राफ्स की। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड स्टडी वेल।